हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा जो सेल चैप्टर है वो जो बचा हुआ था उसको भी पूरा कंप्लीट कर देंगे। ये है इसका पार्ट 2। एंड अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जल्दी से जाके देख लेना, क्योंकि अगर वो नहीं देखोगे तो फिर वैसे भी कोई आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सो पार्ट 1 में अपन ने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया था एंड पार्ट 2 में अपन थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा सा ही बचा चैप्टर, ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर देते हैं। एंड मैं थोड़ा बहुत बता भी देती हूँ कि हमने क्या लास्ट टॉपिक हमारा क्या था, जो हमने यूकैरियोटिक सेल तक पढ़ा था हमने। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा बहुत अपन ने पढ़ भी लिया था, जो मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। तो यूकैरियोटिक सेल के बारे में हमने यही पढ़ा था कि जो ये क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। द यूकैरियोटिक सेल इंक्लूड्स ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल, फंगाई। ठीक है, ये सब जो होते हैं ये सब इंक्लूड्स, मतलब यूकैरियोटिक सेल में ये सब आते हैं। एंड प्लांट सेल जो होती है उसके पास लार्ज वैक्यूल होता है। एंड जो एनिमल सेल होती है उसके पास सेंट्रियल होता है, जो प्लांट सेल में बिल्कुल एब्सेंट होता है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी जो हमने पढ़ाई थी। एंड मेन चीज़ जो हमने दैट वाज राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं? 80S के राइबोसोम्स होते हैं एंड उसकी सब यूनिट होती है 60S एंड 40S। ठीक है, एंड अगर आपने फर्स्ट पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसमें कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ये राइबोसोम्स में फिर से उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है, तो जाके पार्ट 1 देख लेना सेल चैप्टर का। ठीक है, होपफुली यहाँ तक क्लियर है। तो मैं राइबोसोम्स एक और बार बता देती हूँ कि राइबोसोम्स यहाँ पे अपन बात करें यूकैरियोटिक सेल की। ठीक है, ये जो पेज खुला हुआ है यहीं से अपन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल अपन ने पढ़ दिया है ऑलरेडी। ठीक है, और ये मतलब यूकैरियोटिक सेल का पार्ट ही है। ठीक है, चलो सुनो। तो पहले यूकैरियोटिक सेल के बारे में तो हमने पढ़ लिया है, ये अपन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अभी। बट राइबोसोम्स जो है वो मैं एक और बार बता देती हूँ। राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम्स होते हैं। एक सेकेंड, ओके। सो प्रोकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम्स होते हैं एंड यूकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम्स होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल के जो राइबोसोम्स है उनकी यूनिट क्या थी? अब उनकी यूनिट थी 70S, जिसकी सब यूनिट क्या थी? 50S और 30S। यहाँ पे जो यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स होते हैं उनकी जो यूनिट होती है दैट वाज 80S एंड इसकी फिर सब यूनिट हो जाती है 60 और 40S। होपफुली यहाँ तक क्लियर होगा। एंड अब अपन आ जाते हैं फिर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, मतलब सेल मेम्ब्रेन पे। ठीक है, सो यहाँ पे अपने पास है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन मेनली जो होती है वो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। आरबीसी जो है उसके अंदर 50 नहीं, आरबीसी के अंदर 52% प्रोटीन प्लस 40% लिपिड से मिलकर आरबीसी बनी होती है। ठीक है, सो 52% उसमें प्रोटीन होता है, 40% लिपिड होता है, किसमें? आरबीसी में। होपफुली यहाँ तक क्लियर होगा। एंड नाउ यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी इंटीग्रल और पेरिफेरल, ये दो तरीके के प्रोटीन हो सकते हैं। यहाँ पे अपने पास आ जाता है नेक्स्ट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये क्या होता है? ये सिंगर और निकोलसन, ये दो लोग होते हैं, उन्होंने ये प्रपोज किया था मॉडल 1972 में। उन्होंने बताया था कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का बारे में बताया था। तो मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया था। मतलब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है इसका? ये इसमें इन्होंने क्या बताया था? स्ट्रक्चर बताया था। किसका स्ट्रक्चर बताया था? सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया था। एंड ये अपन डिटेल में पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, दैट वाज कि पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है नॉर्मली ये बता देती हूँ। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट ये होता है कि कभी भी अगर सेल मेम्ब्रेन से बाहर या फिर अंदर कोई भी मॉलिक्यूल को आना जाना होता है कोई भी मॉलिक्यूल को अंदर से बाहर, तो अगर उसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मतलब अगर उसको एनर्जी रिक्वायर्ड है, मतलब वो बिना एनर्जी के भी पास कर गया, तो वो जो ट्रांसपोर्ट किया उसने दैट वाज एन पैसिव ट्रांसपोर्ट। एंड अगर उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है अंदर से बाहर जाने के लिए, तो जो वो होता है दैट वाज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे कि एटीपी अपन ने पढ़ा था, ये भी एक एनर्जी थी, 10th में पढ़ा होगा, ये भी एक एनर्जी थी। ठीक है, तो इसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन के अंदर या फिर बाहर जाने के लिए अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो दैट वाज एन अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो पैसिव हो जाएगा, और अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो वो एक्टिव हो जाएगा। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? एक सेकेंड, ओके। सो यहाँ पे ऑस्मोसिस है, तो ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ द वाटर बाय द डिफ्यूजन के थ्रू जो मूवमेंट होता है वाटर का, दैट वाज अ ऑस्मोसिस। होपफुली पैसिव एक्टिव समझ में आ गया होगा। अपन आते हैं वापस से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पे। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने क्या बताया? उसमें उन्होंने स्ट्रक्चर बताया था। पहले तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया था, लिपिड्स का फ्लूइड नेचर होता है। उन्होंने ये बताया था कि जो लिपिड्स हैं, अपन ने यहाँ पे क्या क्या बोला अभी कि सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना होता है? सेल मेम्ब्रेन मिलकर बना होता है प्रोटीन से प्लस लिपिड से मिलकर बना होता है। फिर इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स का क्या होता है? फ्लूइड नेचर होता है।
लिपिड्स का क्या होता है, फ्लूइड नेचर होता है, ये इन्होंने बताया। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। तो लिपिड्स का जो फ्लूइड नेचर होता है क्वेसी फ्लूइड नेचर, ठीक है, क्वेसी फ्लूइड नेचर होता है। एंड पोलर मॉलिक्यूल कांट मूव थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, ठीक है। अब यहाँ तक सबसे पहले तो तुम्हारे क्लियर रखो कि फ्लूइड मॉलिक्यूल मॉडल में उन्होंने क्या बताया था, स्ट्रक्चर बताया था सेल मेम्ब्रेन का, और इन्होंने ये बताया था कि लिपिड्स का फ्लूइड नेचर होता है। किसने, सिंगर और निकोलसन ने बताया था, सिंगर एंड निकोलसन ने बताया था। कब बताया था, 1972 में बताया था। होपफुली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ये आप समझ में आ गया होगा ना। यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई कि जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर के थ्रू मूव नहीं कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है यार कि जो पोलर मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर जो लिपिड की जो लेयर होती है, नॉन पोलर लिपिड की जो बाइलेयर होती है, बाइलेयर मतलब 2 लेयर्स हो जाती है, तो दैट वाज बाइलेयर, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि पोलर मॉलिक्यूल कांट मूव थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। तो कोई भी पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल है बाइलेयर जो लिपिड्स की है उससे क्रॉस नहीं कर सकता है, मूव नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे सिंपली चीज़ मैं किसका एग्जांपल दूँ, आप कोई सी भी ऐसी हार्ड सी चीज़ ले लो, ठीक है, कोई सी भी ऐसी टफ सी चीज़ ले लो। तो अगर कुछ भी, रुको मैं 1 मिनट बताती हूँ। सो जैसे कि ये जो है, अरे यार एक तो ये ड्रॉप ही नहीं हो रहा है, ठीक है। सो इस तरह से ये टफ सा कुछ है, ठीक है, ये बहुत मोटा सा है, ठीक है। मैंने मोटा, रुको 1 मिनट, इस वे में अगर ये बहुत मोटा मोटा सा कुछ है एंड यहाँ पे अपने पास इसके पास में अपने पास एक बहुत पतली सी चीज़ है, एक पतला सा ये, ठीक है। सो अब यहाँ पे सिंपली सी बात आती है कि आप फ्लूइड नेचर मतलब बहुत ज़्यादा, फ्लूइड नेचर क्या होता है, बिल्कुल फ्लूइड नेचर इज एन लिक्विड, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है वो चीज़। एंड यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा टाइट सी, थिन सी है, तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा थिन, यहाँ पे थिन सी है और यहाँ से सॉरी थिक सी है बहुत ज़्यादा। तो कोई भी चीज़ है वो थिक वाले से पास ऑन नहीं हो पाएगी, बट जो थिन होगा उससे इजीली पास हो जाएगी। इससे पास होना होगा तो उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, बट इससे पास करना आना होगा तो वो बहुत ज़्यादा इजीली पास हो जाएगी। तो ऐसा ही होता है यहाँ पे अपने पास, जब अपन यहाँ पे बात करते हैं लिपिड्स की, तो लिपिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लूइड नेचर होता है उनका, फ्लूइड नेचर होता है। अब जब उनका फ्लूइड नेचर है तो वो कितने ज़्यादा मतलब होंगे, तो अब फ्लूइड नेचर है तो ऑफकोर्स इस तरह से कुछ होगा। एक सेकंड, यहाँ पे था ऑलरेडी एक ड्राइंग, ये देखो। अब यहाँ पे इनका अगर फ्लूइड नेचर है तो अगर अपन को पास थ्रू करवाना है तो वो इजीली पास हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इजीली कुछ भी पास हो जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या होगा, वो हर चीज़ के लिए उसको क्या करेगा, अलाउ भी करेगा। मतलब जैसे कि फ्लूइड नेचर जो होता है वो बहुत सी चीज़ों में मदद करता है। अगर उसका फ्लूइड नेचर है, जो लिपिड्स हैं उनका अगर फ्लूइड नेचर है तो इसके लिए वो बहुत चीज़ों में मदद करता है। कैसे, सेल की ग्रोथ होगी। अगर वो बहुत ज़्यादा मोटा सा थिक सी कोई चीज़ है, अगर वो लिक्विड नहीं होता तो उसकी शायद ग्रोथ नहीं कर पाता। बट अब यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है उसकी ग्रोथ होगी, सेल की ग्रोथ होगी, सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो लिपिड्स है जो वो अगर मतलब वो सोचो ना, अगर वो थिन है तो ऑफकोर्स उसकी वो ग्रोथ में भी हेल्प करेगा, ठीक है। मैं ऐसे प्रैक्टिकली बता नहीं सकती, बट आप देख सकते हो कोई भी अगर थिक चीज़ होती है या फिर कोई सॉफ्ट सी चीज़ होती है तो यहाँ पे है, ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे कि अपन को सेल ग्रोथ फॉर्मेशन होगा, इंटरसेल्यूलर जंक्शन बना सकते हैं अपन। अगर कोई मोटी सी चीज़ है उस पर अपन जंक्शन बनाने जाए तो कितना ज़्यादा मुश्किल होगा, बट अगर कोई सॉफ्ट सी चीज़ है, पतली सी चीज़ है, उस पर जब बनाने जाए तो इट वॉज वेरी इजी फॉर अस, ठीक है। सीक्रीशन के लिए वो हेल्प करेगा, सेल डिवीजन इजीली हो पाएगा, अब अपने आप हो पाएगा। अगर कोई थिक सी चीज़ है उसका सेल डिवीजन को करना चाहे तो होगा, नहीं होगा। बट यहाँ पे अगर कोई फ्लूइड नेचर सा है या फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सी थिन सी लेयर उसकी, तो ऑफकोर्स अगर अपन उसको डिवाइड करना चाहे तो वो एक अलग अलग हो सकती है। तो सिंपली यहाँ पे बताया गया है। पहले मैं बता देती हूँ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में उन्होंने ये बोला था कि लिपिड्स जो होते हैं उनका फ्लूइड नेचर होता है, प्लस कॉसी फ्लूइड नेचर, ये उन्होंने बताया था कि कॉसी फ्लूइड नेचर होता है। पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर से। द फ्लूइड नेचर किस में हेल्प करता है, अपन को हेल्प करता है ये सेल की ग्रोथ में हेल्प करता है। प्लस ये अपन को इंटरसेल्यूलर जंक्शन बनाने में हेल्प करता है, प्लस
होपफुली राइटिंग समझ में आ रही होगी। एंड सिक्रीशन में हेल्प करता है, प्लस सेल डिवीजन में हेल्प करता है। मैं बोल रही हूँ, सो यू कैन राइट इट। एंड सेल डिवीजन में हेल्प करता है। होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अपन नेक्स्ट आते हैं सेल वॉल पे। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पूरा क्लियर हो गया होगा। एंड अब अपन आते हैं सेल वॉल पे। सो सेल वॉल इज नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल वॉल फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंगाई एंड द प्लांट। तो बेसिकली जो सेल वॉल होती है ये एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होती है एंड फॉर्म्स एंड आउटर कवरिंग, एक आउटर कवरिंग सी बनाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, एक कवरिंग सी बनाती है। दैट वाज एन सेल वॉल। ठीक है, दैट वाज एन मेम्ब्रेन होता है और फिर उसके ऊपर जो एक कवरिंग सी होती है, दैट वाज एन सेल वॉल। एंड यहाँ पे अपने पास वॉल नॉट ओनली गिव द शेप, सिर्फ वॉल जो है यूं नहीं है कि भाई शेप देने के लिए बना दी है या फिर प्रोटेक्ट, ठीक है, प्रोटेक्ट ऑफ कोर्स करेगी वो। तो यहाँ पे बताया गया है कि सिर्फ शेप के लिए नहीं बनाई है, वो प्रोटेक्ट भी करती है सेल को फ्रॉम डैमेज इन्फेक्शन से। ठीक है, और हेल्प क्या करती है, सेल टू सेल इंट्रैक्शन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मतलब वो सिर्फ एज अ शेप देने के लिए वो वॉल नहीं बनाई गई है उसको। ठीक है, वो हेल्प भी करती है, वो प्रोटेक्ट करती है कोई भी इन्फेक्शन से, कोई भी डैमेज से, प्लस वो क्या करती है, सेल टू सेल इंट्रैक्शन में भी हेल्प करती है। फुल यहाँ तक समझ में आ गया होगा ना। यहाँ पे अपने पास आता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो ये क्या है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक सिस्टम है। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, एक सिस्टम है जो क्या होता है, ये मेम्ब्रेन के अंदर होता है। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होगा, इंडो मतलब अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर का जो सिस्टम होता है दैट वाज एन इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और उसमें 4 तरीके की चीज़ें होती है, एक सेकेंड, उसमें 4 तरीके की होती है। एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लस होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, फिर होता है लाइसोसोम एंड देन इट्स वैक्यूल। सो ये 4 चीज़ें हमारे पास होती है किसमें, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। होपफुली यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। एंड नाउ सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमको देखना है सबसे फर्स्ट। सो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ द यूकैरियोटिक सेल रिवील द प्रेजेंस ऑफ अ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये एक इसकी आप डेफिनेशन तो क्या ही आप बोल सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये एक माइक्रोस्कोपिक जो अपन ने देखा ना, उससे अपन को पता पड़ा कि ये यूकैरियोटिक सेल में होता है। एक तो अपन को ये बात मालूम पड़ी, ऊपर से अपन को ये पता पड़ा कि यूकैरियोटिक सेल में ये एक टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जैसा होता है। ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर मतलब छोटे छोटे से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो स्कैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है, जो सो ये साइटोप्लाज्म में होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में। दैट वाज एन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सो ये अपने पास यहाँ पे बता रखे हैं कि ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल होते हैं। ठीक है, तो ल्यूमिनल मीन्स इनसाइड द ईआर, ठीक है, ईआर के अंदर, एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब होते हैं अपने साइटोप्लाज्म। ठीक है, रुको मैं तुमको समझाती हूँ। सो यहाँ पे अपने पास जो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो है, मतलब जो बेसिकली अपने पास जो ईआर जो है वो यहाँ पे अपने पास 2 तरीके के यहाँ पे आ रहे हैं। एक होते हैं अपने पास रफ वाले, एक होते हैं अपने पास स्मूथ वाले। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। एक आते हैं अपने पास रफ वाले, एक होते हैं अपने पास स्मूथ वाले। रफ वाले होते हैं सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। रफ मतलब जिस सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब ईआर में जिस सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे वो अपना हो जाएगा रफ, और जिस सब सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे दैट वाज एन स्मूथ। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इवॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन यहाँ पे ये करते हैं जिस जो रफ वाले होते हैं वो, एंड यहाँ पे अपने पास ये लिपिड्स के सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, जो अपना स्मूथ वाला होता है वो। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। सो ये अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता है। ज़्यादा कुछ वैसा पढ़ने जैसा नहीं था। नॉर्मली से इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं, ल्यूमिनल होते हैं और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल होते हैं। ईआर जो होते हैं वो होते हैं रफ और क्या होते हैं, रफ और स्मूथ होते हैं। रफ वो वाले होते हैं जिनके सरफेस पर राइबोसोम्स होते हैं, स्मूथ वो वाले होते हैं जिनके सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं होते हैं। जो रफ वाले होते हैं वो क्या बोलते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। स्मूथ वाले जो होते हैं वो लिपिड्स का सिंथेसिस करते हैं। होपफुली यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। एंड नाउ अपने पास आते हैं अपन नेक्स्ट।
देखो यहाँ पे वो चीज़ें बता रखी है, मैंने जो बता भी दिया है कि भाई राइबोसोम्स एब्सेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, यू कैन डू दिस। ना अपने पास यहाँ पे जाता है गोल्गी एपरेटस, दैट वाज एन ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये 1898 में फर्स्ट ऑब्जर्व किसने किया था? कैमिलो गोल्गी। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? ऑब्जर्व किया था इसको। एंड डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, दीज वर लेटर नेम्ड गोल्गी बॉडीज आफ्टर हिम। ठीक, तो ये यहाँ पे मैं तुमको समझा देती हूँ नॉर्मली क्या बात हो रही है। तो सबसे पहले अपन है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्टार्ट करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ लिया है, बट मैं आपको एक और बार बता रही हूँ, ठीक है, समझ लो, ठीक है। जैसे कि हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, वो चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होगी। अब अपने पास आता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन के जो सिंथेसिस होता है वो भी अपन को पता है। तो प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है उसके बाद में वो गोल्गी बॉडी में क्या होने जाता है? पैक होने जाता है। क्या होने जाता है? पैक होने जाता है। समझ में आ गई बात? पैक होने जाता है गोल्गी बॉडी में, ठीक है। सो ईआर में जो अपना प्रोटीन बन रहा है, मतलब प्रोटीन का जो सिंथेसिस हो रहा है, सो यहाँ पे अपने पास आता है कि भाई जो प्रोटीन का अपने पास सिंथेसिस हो रहा है वो जाएगा गोल्गी बॉडी में। एंड फिर वो जो अपनी जो गोल्गी एपरेटस है वो उसको क्या करेगा? पैक करेगा। पैक्ड, ठीक है, पैक्ड करेंगे एंड सिस से उसको ट्रांस में कन्वर्ट करेंगे, मतलब फॉर्मिंग फेज से वो मैच्योरिंग फेज में जाएगा। होपफुली यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपली बात यही है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन होता है या फिर जो लिपिड्स होते हैं दे उनको पैक करते हैं, ठीक है। और आगे है ना अब अपन लाइसोसोम्स पढ़ेंगे। सो ये जो चीज़ है ना इसमें भी अपने देखो लाइसोसोम्स पढ़ेंगे, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि गोल्गी एपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब में क्या ये प्रोसेस हो रहा है। अभी तक जितना समझा है उतना काफ़ी है। लाइसोसोम्स पढ़ रहे हैं तो इसमें अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अपन आते हैं अपने लाइसोसोम्स वाले टॉपिक पे। सो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द पैकेजिंग ऑफ द गोल्गी बॉडी। अब यहाँ पे एक बात आ गई कि जो गोल्गी बॉडी जो पैकेजिंग करती है उसके प्रोसेस से यहाँ पे लाइसोसोम्स बनते हैं, ठीक है। आप समझ में आ गया होगा कि किस वे में ये पैकेजिंग करती है। तो आप अपन आगे बढ़ते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लाइसोसोम्स जो हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे बनते हैं? जो पैकेजिंग का प्रोसेस होता है जो गोल्गी बॉडी करती है उससे बनते हैं। दे आर रिच इन द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स में बहुत ज़्यादा, मतलब हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इसमें रहते हैं। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। अब अपन यहाँ पे बात करते हैं, मैं फिर से समझा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे फिर से यहाँ पे लाइसोसोम समझने से पहले मैं एक और बार बता देती हूँ। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था अपने पास। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या था? रफ था और स्मूथ था, रफ था और स्मूथ था, रफ था और स्मूथ था। रफ वाला जो था उसमें क्या था? राइबोसोम्स प्रेजेंट था और इसमें राइबोसोम्स एब्सेंट था, ठीक है। जो प्लस वाला है वो क्या बना रहा था? जो प्लस वाला है वो क्या बना रहा था? वो बना रहा था अपना प्रोटीन। अरे यार चलो ठीक है। सो जो अपना जो प्लस वाला है वो क्या बना रहा था? वो बना रहा था प्रोटीन। क्या बना रहा है? ये अपना बना रहा है प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है अपने लिपिड्स का सिंथेसिस कर रहा है। अब क्या होगा? यहाँ तक तो ईआर की चीज़ें खत्म हो जाती है। अब आती है अपन गोल्गी एपरेटस पे। अब यहाँ पे ये जाते हैं गोल्गी एपरेटस में। ये कहाँ जाते हैं? गोल्गी एपरेटस में जाते हैं। ये दोनों की बात करी मैं, ठीक है। अब ये जाएंगे अपने गोल्गी एपरेटस में। गोल्गी एपरेटस में क्या होगी? गोल्गी एपरेटस में क्या होगी? पैकेजिंग होगी। क्या होगी? पैकेजिंग होगी, ठीक है, पैकेजिंग होगी। देन उसके बाद में ये ग्लाइकोलिपिड्स बन जाएंगे या फिर ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएंगे। अगर वो लिपिड्स होंगे तो वो बन जाएंगे ग्लाइकोलिपिड्स। वो क्या बोलते हैं? पैकेजिंग के बाद, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स बन जाएंगे वो। एंड अगर वो प्रोटीन है, ठीक है, तो वो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएंगे, ठीक है। सो ये इस तरीके से इनका फॉर्मेशन हो जाएगा ग्लाइकोलिपिड्स का और ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा गोल्गी एपरेटस में जाने के बाद में, जब वो पैक हो जाते हैं तब। होपफुली अब समझ में आ गया कि मैंने बोला था ना लाइसोसोम स्टार्ट करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। मुझे लग रहा है अब तक समझ में आ गया होगा। नहीं आया पीछे जाओ फिर से देखो ये वाला प्रोसेस, ये पूरा अब समझ में आ गया होगा कि गोल्गी क्या ईआर में क्या हुआ और गोल्गी एपरेटस में क्या हुआ। अब अपन आते हैं कि केपेबल ऑफ, ओके चलो यहाँ तक तो अपना क्लियर हो गया। अब अपन लाइसोसोम्स पे आ जाते हैं। तो लाइसोसोम्स कैसे? जब पैकेजिंग के प्रोसेस जब वो कर रहा होता है ना गोल्गी एपरेटस, तब लाइसोसोम्स बनते हैं। एंड ये कैपेबल ऑफ द डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, और ये सुसाइड्स बैग ऑफ द सेल बोलते हैं इसको, ठीक है। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। अब अपन आते हैं अपने वैक्यूल पे। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? पैकेजिंग जब होती है तब वो बनते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पे अपन आ जाते हैं अपने वैक्यूल पे। वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म इज इट कंटेन वाटर सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड अदर नॉट यूजफुल मटीरियल। सो बेसिकली ये जो अपना होता है वैक्यूल, वो एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड होता है साइटोप्लाज्म में। एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है जिसके अंदर क्या होता है? जिसके अंदर होता है वाटर सैप, जिसके अंदर होता है वाटर सैप, जिसके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, मतलब जो भाई काम नहीं आ रहे हैं, दैट प्रोडक्ट,
मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, या फिर आप उसको बोल सकते हो नॉट यूज़फुल। ठीक है, जो नॉट यूज़फुल मटेरियल होते हैं वो सब क्या होते हैं, वहाँ पे होते हैं। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। चलो अब अपने पास आते हैं वैक्यूल जो होते हैं इज़ अ बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ठीक है, सो इनके पास ये डबल मेम्ब्रेन, सॉरी ओके, क्या बोलते हैं, वैक्यूल जो होते हैं उनके पास क्या होते हैं, बाउंड बाय अ सिंगल, इनके पास क्या है, डबल मेम्ब्रेन, क्या ये एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है इनके पास, मतलब इनकी एक कवरिंग सी होती है जिसको अपन टोनोप्लास्ट बोलते हैं, मतलब कि ये वैक्यूल है। ठीक है, मतलब इसकी ये कवरिंग भी मान लो आप। ठीक है, अरे यार ये एक कवरिंग है वैक्यूल की आपके, तो इस कवरिंग को अपन बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं इसकी कवरिंग को। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गई ये बात है। अब अपने पास आते हैं कि जो प्लांट जो होते हैं, प्लांट सेल में 90% प्लांट सेल इज़ द वैक्यूल ऑक्यूपाई, वैक्यूल होता है 90% उसमें वैक्यूल ही होता है। ठीक है, मतलब 10% बाकी की जो चीज़ें होगी, बाकी जो अपना जो प्लांट सेल होता है उसमें 90% वैक्यूल होता है। वैक्यूल में फिर से समझा देती हूँ क्या था। वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, इट कंटेन द वाटर टाइप एक्सक्रीट प्रोड्यूस एंड अदर नॉन यूजफुल प्रोडक्ट्स या फिर मटीरियल। वैक्यूल जो होता है बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट एंड इन द प्लांट सेल द वैक्यूल ऑक्यूपाइज 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। तो मेरे को अब यहाँ तक ये बता देना कि ये जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ये चारों चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। दैट वाज एन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट वाज गोल्गी एपरेटस। अगर इसमें एक भी चीज़ नहीं आई है ना तो फिर ये बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वैक्यूल लाइसोसोम्स। ठीक है, सो ये चारों चीज़ होपफुली समझ में आ गई होगी। अब अपन आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया बचपन से पढ़ा है, इट इज़ द पावर ऑफ द सेल, पावर ऑफ द सेल। ठीक है, इतनी ही चीज़ शायद तक अभी तक सबको मालूम होगी या फिर पता है तो बहुत बढ़िया बात है। माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफाइड स्टेन्ड आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। तो माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको यूं ही दिख जाएगी। वो माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड, बिना इसको स्टेन्ड किए वो विजिबल नहीं होती है माइक्रोस्कोप में। दिख ज़रूर जाएगी बट स्टेन्ड किए बिना वो आपको विजिबल नहीं, आप उसको नहीं देख पाओगे। ठीक है, ना यहाँ पे होता है इट इज़ सॉसेज शेप और सिलेंड्रिकल शेप का होता है, मतलब इस तरीके का होता है, थोड़ा सा इस तरीके का वो होता है, थोड़ा सिलेंड्रिकल शेप का होता है। एंड ये पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। साइड्स ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन होता है डिवाइड बाय द फिजन। ठीक है, ये डिवाइड फिजन से डिवाइड होके ये बनता है। एंड ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट है दैट इज़ डिवाइड बाय फिजन। ठीक है, डिवाइड बाय फिजन। अब मैं आपको सारे पॉइंट्स बता देती हूँ क्या क्या हमने देखा। सबसे पहले हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन्ड करेंगे अपन जब वो अपन को विजिबल होता है। ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्स आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। ये मैं नहीं लिखती हूँ क्योंकि बहुत बड़ा है। ठीक है, सो आप मैंने बोल दिया तो आप लिख लेना। ठीक है, नाउ यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट आता है सॉसेज शेप एंड सिलेंड्रिकल। बिकॉज मैं लिख देती तो फिर जगह नहीं बचती है, फिर वो सारी एक पॉइंट्स एक साथ नहीं आ पाते। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अपने पास है सॉसेज शेप या फिर आप बोल सकते हो सिलेंड्रिकल शेप का होता। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है। एंड यहाँ पे सो सिलेंड्रिकल शेप होती है। देन यहाँ पे अपने पास क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ये एक आप पॉइंट लिख सकते हो। नेक्स्ट लिख सकते हो साइड्स ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन, साइड्स ऑफ द नंबर्स होता है डिवाइड बाय फिजन, डिवाइड बाय फिजन। एंड दैट दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिवाइड बाय फिजन। ठीक है, तो ये अपने पास कुछ पॉइंट्स है। ठीक है, अब अपने पास एक और है कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है एंड आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। मतलब डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, आउटर होती है एक इनर मेम्ब्रेन होती है, 2 कंपार्टमेंट बनेंगे, इनर कंपार्टमेंट और आउटर कंपार्टमेंट। सिंपल सी बात है, फिर से बता रही हूँ, एक बार और बता रही हूँ कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, इतना तो क्लियर हो गया। उसके बाद में अपने पास यहाँ पे क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा तो कैसा होगा, मतलब कि एक ये चीज़ है अपने पास, ये पहली अपने पास मेम्ब्रेन है तो इसके बाहर एक और दूसरी मेम्ब्रेन बनेगी। ठीक है, यही होता है ना डबल मेम्ब्रेन, मतलब एक मेम्ब्रेन हो गई और ये दूसरी मेम्ब्रेन हो गई। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। तो ये वाली जो है ये अपने पास क्या है, ये अपनी हो गई इनर मेम्ब्रेन, ये हो गई अपनी इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो है ये क्या है अपनी, ये हो गई अपनी आउटर मेम्ब्रेन। क्या हो गई, आउटर मेम्ब्रेन। ये दोनों क्या है, मेम्ब्रेन। ठीक है, रुको, मेम्ब्रेन। ठीक है, नाउ अपने पास अब आते हैं 2 कंपार्टमेंट बनेंगे। अब ये हो गया तो अब इसमें क्या बनेंगे, 2 कंपार्टमेंट बनेंगे, मतलब यहाँ पे भी कुछ होगा एंड यहाँ पे भी कुछ होगा।
ठीक है, तो 2 कंपार्टमेंट बनेंगे। तो ये जो अंदर वाला कंपार्टमेंट होगा इसको अपन बोलेंगे इनर कंपार्टमेंट, और जो बाहर वाला कंपार्टमेंट होगा उसको अपन बोलेंगे आउटर कंपार्टमेंट। तो ये हो जाएंगे अपने कंपार्टमेंट। ठीक है, नाउ यहाँ पे अपने पास आता है कि जो सरफेस एरिया, देखो अब इसके अंदर भी कुछ भरा हुआ होगा, ठीक है, इसके अंदर इधर भी कुछ भरा हुआ होगा, प्लस इस इधर भी कुछ भरा हुआ होगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास आता है सरफेस एरिया। यहाँ पे क्या होता है, क्रिस्टे की फॉर्मेशन होती है। कहाँ पे क्रिस्टे की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे एक ऐसा कुछ होता है, तो वहाँ पे अपने क्रिस्टे की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, क्रिस्टे की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, क्रिस्टे की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे अपने पास सिंगल सर्कुलर डीएनए, अ फ्यू आरएनए, और क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। एक तो सिंगल सर्कुलर, वो क्या बोलते हैं, क्रिस्टे की फॉर्मेशन होती है। क्रिस्टे होता है सरफेस एरिया बनाने के लिए, यहाँ पे अपने पास क्रिस्टे की फॉर्मेशन होती है। और क्या क्या होता है यहाँ पे, क्रिस्टे के अलावा यहाँ जो अंदर की यहाँ पे जो है, यहाँ पे और होता है सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, और फ्यू आरएनए भी होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, 70S के राइबोसोम्स होते हैं, कंपार्टमेंट होता, क्या बोलते हैं, कॉम्पोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन एंड द प्रेजेंट इन द इनर कंपार्टमेंट। ठीक है, तो ये जो है ये कुछ चीज़ें होती है जो इनर कंपार्टमेंट में अपने होती है। फुल यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे अपने पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, तो बाहर वाली को आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे, अंदर वाली को इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। और यहाँ पे जो कंपार्टमेंट बनते हैं वो 2 बनते हैं, एक आउटर कंपार्टमेंट, एक इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट में क्रिस्टे का फॉर्मेशन होता है सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। इसके अंदर और क्या क्या होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, राइबोसोम 70S के राइबोसोम्स होते हैं, कॉम्पोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन वो होता है, एंड आर प्रेजेंट, सॉरी मतलब ये सब प्रेजेंट होता है अपने इनर कंपार्टमेंट में। अब यहाँ पे अपने पास बात आती है राइबोसोम 70S की क्या होता है। अगर किसी को नहीं पता है जाके मेरे पुराने वीडियो देख लेना, मतलब पार्ट जो 1 इसका बना है वो जाके देख लेना, तभी आपको समझ में आएगा, वरना ये वाला वीडियो देखने का कोई खास मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि राइबोसोम 70S का 80S का ये क्या होता है ये सब आपको उस वीडियो में पता चल जाएगा। और मैं बार बार वही चीज़ सेम चीज़ तो ऑफकोर्स कैसे ही बढ़ाऊँ, ठीक है, तो बस वहाँ पे जाके देख लेना अगर नहीं पता है तो, ठीक है, वरना चलो ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, होपफुली ये पूरा समझ में आ गया होगा। चलो, तो यहाँ तक अपना माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट हो गया है पूरा, और अपन बनाते हैं प्लास्टिड्स पे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। In all plant cell and in the eukaryote based on the pigment, plastids can be classification into the chloroplast, chromoplast and leucoplast। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली आर फाउंड इन द ऑल प्लांट सेल। प्लास्टिड जो होते हैं वो सारे प्लांट सेल में होते हैं। कहाँ पे होते हैं, यूक्लिनॉइड्स में होते हैं, यूग्लिनॉइड्स में होते हैं। कौन से, सारे प्लांट्स में सेल में यूक्लिनॉइड्स में होते हैं। बेस्ड ऑन द पिगमेंट, प्लास्टिड्स कैन बी क्लासिफाई, पिगमेंट के बेस पे जो प्लास्टिड है उनको क्लासीफाई कर सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे अपने पास आ जाएगा क्लोरोप्लास्ट कंटेन द क्लोरोफिल एंड द कैरोटेनॉइड। ठीक है, तो जो क्लोरोफिल प्लास्ट है वो कंटेन क्या करता है, क्लोरोफिल एंड कैरोटेनॉइड कंटेन करता है। एंड यहाँ पे विच आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। सो बेसिकली ये एनर्जी को ट्रैप करने के लिए होता है एंड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में काम आता है। तो मैं फिर से एक और बार बता देती हूँ कि जो प्लास्टिड्स होते हैं वो सारे प्लांट सेल में मिलते हैं, यूक्लिनॉइड्स में मिलते हैं। इनके पिगमेंट के बेस पे प्लास्टिड के क्लासिफिकेशन होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, सो ये 3 तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले अपने पास क्लोरोप्लास्ट आता है। तो अपन जब क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या कंटेन करता है, एक तो क्लोरोफिल कंटेन करता है, ये सबको मालूम होगा। एक तो क्लोरोफिल कंटेन करता है प्लस कैरोटेनॉइड कंटेन करता है। एंड ये जो होता है ये क्या करता है, ये एक तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ये सबको मालूम है। विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। एंड एसेंशियल, फोटोसिंथेसिस में बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। ठीक है, तो एसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस में। एंड यहाँ पे अपने पास आता है क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट फ्लैट सॉल्यूएबल कैरोटेनॉइड पिगमेंट लाइक द कार्टिन। ठीक है, तो फ्लैट सॉल्यूएबल जो पिगमेंट लाइक होता है क्रोमोप्लास्ट में। ठीक है, तो फैट सॉल्यूएबल कैरोटेनॉइड पिगमेंट लाइक कार्टिन। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर हो गया है। नाउ यहाँ पे अपने पास जैसे कि यहाँ पे आ जाता है अपने पास अमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट एंड एलियूरोप्लास्ट। सो यहाँ पे जो ये है ये क्या स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है। प्लस ये स्टोर करता है ऑयल और फैट को स्टोर करता है। प्लस ये क्या स्टोर करता है, ऑयल एंड फैट स्टोर करता है। ये तो ये क्या करता है, ये प्रोटीन स्टोर करता है। ठीक है, क्या पढ़ा हमने, कंफ्यूज मत होना, सिंपली से अपने पहले क्लोरोप्लास्ट पढ़ा। क्लोरोप्लास्ट
सॉरी क्लोरोप्लास्ट अपन ने देख लिया किससे मिलकर बनता है। थर्मोप्लास्ट जो होता है वो सॉल्युएबल होता है, फैट सॉल्युएबल होता है, कैरेटिनाइड पिगमेंट लाइक कार्टिन से मिलकर बना होता है। फिर अपन देख रहे हैं कि एमिलोप्लास्ट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है, ये जो है ये ऑयल फैट स्टोर करता है, और यूलोप्लास्ट करता है प्रोटीन को स्टोर। यहाँ तक आई होप क्लियर है। यहाँ पे अपने पास आ जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे अपने माइटोकॉन्ड्रिया में पता था, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर था, ठीक है। फिर अपने पास आ जाता है कि सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द थाइलेकोइड एंड द मैट्रिक्स इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। इट इज ऑल्सो कंटेन स्मॉल डीएनए, इसमें स्मॉल डीएनए राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम 70S के प्रेजेंट होता है। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। अपने पास नेक्स्ट चीज़ आती है दैट इज सीलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है, सीलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास ये क्या होता है, सीलिया एंड फ्लैजिला, ये जो होता है कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, आउटर ग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की जो आउटर ग्रोथ होती है, जो बाहर बाल निकलते हैं, हेयर ग्रोथ जो होती है, दैट वाज सीलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है। तो सीलिया और फ्लैजिला जो होते हैं वो हेयर लाइक आउटर ग्रोथ होते हैं फॉर द सेल मेम्ब्रेन। सिंपली जैसे कि मैं बता देती हूँ कि जो छोटे छोटे से जो होते हैं ना वो होते हैं अपने सीलिया, एंड जो बड़े बड़े से होते हैं वो होते हैं अपने फ्लैजिला। मतलब अगर छोटे छोटे से होंगे ना, दैट वाज सीलिया विच वर्क लाइक अ ओर्स कॉजिंग द मूवमेंट। मतलब मूवमेंट होता है ना भाई, वो बाहर है, जैसे कि ये अपनी ये है, ठीक है, मेम्ब्रेन है, इसके बाहर इस तरीके से ये अगर लगे हुए हैं तो फिर वो अलाउ, फिर वो उसके थ्रू ही कोई चीज़ अगर अंदर जा रही है बाहर आ रही है तो वहाँ से होगा, तो वो मूवमेंट जो है उसको अलाउ भी करते हैं। मतलब मूवमेंट होता है तो उनके थ्रू ही मूवमेंट होता है, और सराउंडिंग फ्लूइड, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास आता है फ्लैजिला। तो फ्लैजिला थोड़े से बड़े बड़े से होते हैं एंड कंपेरेटिवली लॉन्गर होते हैं ये, एंड रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल के मूवमेंट के लिए। मतलब सेल का जो इधर उधर हिल रही है ना, सेल का मूवमेंट हो रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेल का मूवमेंट, नहीं कि कोई चीज़ अंदर जा रही है, कोई चीज़ बाहर आ रही है, कोई चीज़ अंदर जा रही है, कोई चीज़ बाहर आ रही है, दैट वाज नॉट, वो सेल का मूवमेंट नहीं होता है। तो सेल के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल अपने पास फ्लैजिला होते हैं, और बाकी जो है वो अपने पास सीलिया होता है। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया हो। यहाँ पे अपना चैप्टर भी फिनिश होता है, एंड ये जो सेकंड पार्ट था ये बहुत ज़्यादा बड़ा लेंदी हो चुका है, क्योंकि हमने जो पहले वाला जो पार्ट पढ़ा है वो बहुत ज़्यादा मतलब कम मिनट्स का है, ये वाला ज़्यादा है, क्योंकि मैं सोचती थी कि थर्ड पार्ट बनाऊँ फिर वो 5-10 मिनट का बनेगा, तो इससे अच्छा मैंने इसी में सारा कुछ कवर करने का कोशिश किया। एंड होपफुली मैंने पूरा ट्राई किया कि आपको ईजी से ईजी वे में समझा सकूँ, और सब कुछ समझा दिया है। एंड अगर अभी भी कोई दिक्कत है या फिर कोई से भी प्रॉब्लम है, यू कैन कमेंट में बिलो, जल्दी से कमेंट करके बता देना, और इसी तरीके से हमको सपोर्ट करते रहना। अगर ये वाला समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। एंड सो होपफुली हम मेरा जो ये तरीका है आपको पसंद आया, फिर आपको अच्छा लगा हो, आपको सब समझ में आ गया। मेरा मोटिव यही था कि आपको समझा दूँ। एंड हाँ, इस चैनल में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ, मतलब नोट्स भी आपको मिल जाएंगे इस चैप्टर के या फिर दूसरे भी चैप्टर के। जैसे मैंने इंग्लिश के भी नोट्स डाल रखे हैं, मतलब इंग्लिश के नोट्स तो क्या समरी जो होती है, तो बाकी सब्जेक्ट के नोट्स समरी वो सब कुछ मैं इस चैनल पर प्रोवाइड करूँगी। तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ईजिली मिल जाए। और अगर कोई भी चीज़ के नोट्स चाहिए हो, शायद मैंने वो डाल रखे हो, तो आप जाकर चेक कर सकते हो। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ गया। वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।